स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बड़े भाई साहब चालू कर रहे हैं। ठीक है, बड़े भाई साहब जो पाठ है वो प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी यहाँ पे अपने भाई, अपने बड़े भाई और अपने बारे में कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहले तो लेखक खुद और दूसरे जो कैरेक्टर है वो है उनके बड़े भाई। यहाँ पे ये बताया गया है किस तरह से बड़े भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाई के रिलेटेड हमेशा डांटते रहते हैं, किस तरह छोटे भाई हमेशा मस्ती में गुल रहते हैं, फिर भी बड़े भाई हमेशा फेल होते हैं और छोटे भाई हमेशा फर्स्ट आते हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन अपन को इस चैप्टर में इस तरह से दिया गया है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, पर क्लास में अगर मैं बात करूँ तो वो मुझसे सिर्फ 3 साल ही आगे हैं। उन्होंने भी तभी पढ़ाई चालू की थी जब मैंने चालू की। जिस एज में मैं चालू किया तो उन्होंने भी उसी एज में चालू की, पर तो भी वो मुझसे सिर्फ 3 क्लास ही आगे है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बड़े भाई साहब का ये मानना था कि हमेशा बेस स्ट्रॉन्ग रखो, हमको है ना बुनियाद बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो वो एक क्लास में कभी कभी 2 साल निकाल देते थे। उनको ऐसा लगता था यार मेरा कंसेप्ट ही बोलते ना परफेक्ट नहीं हुआ। वो एक चैप्टर को इतना टाइम लगाते थे कि उनका पोर्शन ही ख़त्म नहीं होता था। अब पोर्शन ख़त्म ना होने की वजह से कभी कभी क्या होता था, उनका पोर्शन ख़त्म नहीं होता था तो एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं छोटा था और वो बड़े थे। मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे। उनके पास मेरे ऊपर सारा बोलते हैं ना जोर लगाने का हक था। उनके पास पूरा का पूरा राइट था कि वो मेरे को किसी भी चीज़ में रोक सकते थे, वो मुझे किसी भी चीज़ का हुक्म दे सकते थे, वो मुझे डांट सकते थे। उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार था। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। वो पूरे टाइम किताब खोल कर बैठे रहते थे, और कभी अगर वो बोर हो जाते थे ना तो वो क्या करते थे, किताब के आजू बाजू में चिड़ियों का फिगर, फिर कुछ है ना दूसरे फिगर बनाते रहते थे। कभी किसी का नाम लिखते थे, कभी किसी और का नाम लिखते थे, कभी एक ही वर्ड को 10-10 बार लिखते थे, कभी एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से फ्रेम करते थे जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था। इस तरह से वो अपना टाइम निकालते थे जब वो क्या हो जाते थे, बोर हो जाते थे। वो जो छोटे भाई है ना वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वो बहुत ज़्यादा मस्ती वाले बच्चे थे। उनको पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता था। उनका पूरे टाइम ऐसा होता था कि मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खेलना है। उनको बाहर की ब्यूटी, बाहर खेलने का वो मैदान इतना अच्छा लगता था कि बड़े भाई साहब के डांटने के बावजूद भी वो कभी भी नहीं पढ़ते थे। वो बोलते हैं कि मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। किताब खोल के बैठना तो भाई मेरे लिए एक इतना बड़ा पहाड़ था। हॉस्टल से कब मैं निकलूं, कब मैं मैदान में जाऊं, कब मैं पत्थर से खेलूं, कब मैं तितलियां उड़ाऊं, मेरे को तो ये सब चीज़ें में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। बट मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता था कि अगर मेरे बड़े भाई साहब ने देख लिया तो मेरी तो पूरी वो बहुत ज़्यादा मेरे को डांटेंगे। तो इस वजह से क्या होता था, एक बार जब वो बाहर खेलने गए ना, तो बाहर से जब वो लौट रहे थे तो बड़े भाई साहब ने उनको देख लिया। तो बड़े भाई साहब ने पूछा तुम कहाँ थे? अब ये सब आप जब जैसे उनका ये रौद्र रूप में देखता था तो वो तो डर जाते थे। लेखक वो बोलते थे मैं तो डर जाता था उनका रौद्र रूप देख के। तो उस वजह से वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाते थे और बिना बोले अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लेते थे। और उनको पनिशमेंट में क्या मिलती थी, उनके बड़े भाई की डांट मिलती थी। उनके बड़े भाई उनको बोलते थे तुम इस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ोगे, तुमको पता है कि अंग्रेज़ी कितनी टफ है, तुमको लगता है ये सब हंसी खेल है। नहीं, ये बिल्कुल भी हंसी खेल नहीं है। अगर तुमने प्रॉपर मेहनत नहीं की तो तुम इंग्लिश में पास नहीं हो पाओगे। कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता। आपको अगर पढ़ना है तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लगन लगानी पड़ेगी। फिर आगे वो बोलते हैं और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है बड़े वृद्धान की शुद्ध अंग्रेज़ी। ऐसा बोले बड़े वृद्धान भी शुद्ध अंग्रेज़ी आज तक नहीं बोल पाए। उनको भी शुद्ध अंग्रेज़ी बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और तुम्हारे टाइम में अभी जो टाइम आने वाला है उसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर तुम लोग अभी से बेस अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, इस तरह से खेलते रहोगे तो तुम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं वो। यह तुम अब
अपनी आँखों से ऐसा बोल रहे हैं कि तुमने हमेशा मेरे को अपनी आँखों से देखा है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं पूरे टाइम पढ़ता रहता हूँ, तो भी मैं फेल हो जाता हूँ, तो भी मेरे पास पास होने का कोई, बोलते ना, पता नहीं, मैं पास ही नहीं हो पाता। बोल रहे कि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, कोई हॉकी मैच नहीं है, यहाँ पे तुम लोग ऐसे फटाफट ऐसे पास नहीं होंगे, तुमको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो तुम यहाँ पे पास नहीं हो सकते थे। फिर लेखक बोलते हैं कि उनकी लताड़ सुन के मैं एक बार तो रोने लग जाता था, रोने के बाद मेरा हिम्मत टूट जाती थी, और उसके बाद मुझे लगता था यार इस तरह से तो कैसे होगा। तो वो डर के उनको ऐसा लगता था यार छोड़ो यार, मैं घर ही चला जाता हूँ, जो चीज़ मेरे बस की नहीं है, पढ़ना मेरे बस का नहीं है, तो मैं क्यों पापा का पैसा वेस्ट करूँ, इससे अच्छा तो मैं घर चला जाता हूँ। पर फिर थोड़े टाइम बाद ये जो दुख के बादल है वो छड़ जाते थे, फिर उनको ऐसा लगता था नहीं नहीं, अब मैं प्रॉपर मेहनत करूँगा। वो क्या करते थे, एक टाइम टेबल बनाते थे कि भाई 4 से 5 ये पढ़ूंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये पढ़ूंगा। इस तरह से वो पूरा टाइम टेबल बनाते थे। वो टाइम टेबल पे पर वो एक भी दिन पूरा, बोलते हैं ना, अमल नहीं कर पाते थे, मतलब वो उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, और एनी हाउ वो टाइम टेबल वापस टूट जाता था। देखो यही लिखा है, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो हरी हरी जो बोलते हैं ना घास, जो बोलते हैं ना, पूरा मैदान को देख के उनका मन वापस ललचाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। क्या बोल रहे हैं कि भाई जब मैं मैदान को देखता तो मेरे को मेरा टाइम टेबल, मेरे को बुक्स कुछ भी याद नहीं रहती, और मेरे को तो भाई वापस खेल कूद में जाने का मन करता। मैं उनके साय से भागता, उनके आँख से छुप के फटाफट बाहर निकलता और क्या करता, खेलने चला जाता और बिना दबे पाँव वापस रूम में आके बैठ जाता। इस तरह से मेरा मन तो हमेशा किस में लगा रहता था, खेल कूद में ही लगा रहता था। बोलते ना एग्ज़ाम्स आई तो मैं पास हो गया, और मैं पास नहीं, मैं फर्स्ट आया, और मेरे बड़े भाई साहब वापस फेल हो गए। बड़े भाई साहब को इस बार मेरे को लगा मैं बड़े भाई साहब को सुनाऊं कि यार आपने इतना पढ़ के क्या उखाड़ लिया, आप मुझे डांटते रहते हो पढ़, मैं तो बिना पढ़े खेल कूद के फर्स्ट आ गया, आपने क्या उखाड़ लिया। पर बड़े भाई साहब इतने ज़्यादा दुखी थे कि मुझे लगा कि यार मुझे उनको सुनाना नहीं चाहिए, मुझे तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। पर अब उनको क्या लगा कि अब बड़े भाई साहब मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब हम दोनों में सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स का फ़र्क रह गया है, और अब बड़े भाई साहब का मेरे ऊपर इतना हक नहीं रहा, और अगर हक रहा भी तो वो मुझे शायद ज़्यादा बोलेंगे नहीं। उनके मन में ये भ्रम आ गया था। तो हुआ क्या ना, वो एकदम खेल कूद में बिजी हो गए, पूरे टाइम खेलते रहते थे, पूरे टाइम इधर उधर। उनको ऐसा लगता था कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा किसी भी तरह। फिर ऐसा बोलते थे कि अगर मैं खेलने कूदने गया और अगर बड़े भाई साहब ने मुझे इस बार रोका तो मैं उनको बोलूँगा आपने इतना खून जला के क्या हासिल कर दिया, आप फेल ही हुए हो ना, मैं तो देखो खेल कूद के भी पास हो गया। ठीक है, आगे जवान न ये हेकड़ी जिताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग की साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भाप लिया। सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा का, ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे अंदर अब ये थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था, और मेरे बड़े भाई साहब को ये चीज़ पता चल गई थी। एक दिन जब मैं पूरा टाइम गिल्ली डंडा में वेस्ट करके आ रहा था, तब बड़े भाई साहब ने मेरे को पकड़ा और मुझे बोला कि तुम क्या एक पास हो गए, अव्वल आ गए, तो तुमको क्या आ गया, एकदम एटीट्यूड आ गया, तुम्हें पता है कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ। मैं जो स्टैंडर्ड में हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। 9th स्टैंडर्ड में जो तुम्हारा ज्योग्राफी होता है, जो तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो तुम लोगों के अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता भी है। 9th स्टैंडर्ड में अगर कोई वर्ड बोला गया है, अगर उस वर्ड में मैं कुछ एक मिस्टेक भी कर दूँ, एक लेटर की भी मिस्टेक कर दूँ, तो मेरे पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं। यहाँ पे तुमको इतनी सी भी मिस्टेक का 1 मार्क नहीं दिया जाएगा। अलजेब्रा में अल्फा बीटा साइन थीटा के अलावा तुमने कोई कॉस थीटा भी लिख दिया, कोई और थीटा भी लिख दिया, तो भी तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा गामा की जगह तुमने गामा अल्फा बीटा लिख दिया, तो भी तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब वो बोलते हैं कि ये टीचर्स को कौन समझाए कि रोटी चावल भात या भात चावल रोटी एक ही चीज़ है, पर वो तो समझते नहीं है, उनको तो बुक में जो लिखा हुआ है वो ही चाहिए। तुम्हें क्या पता कि हमारे स्टैंडर्ड में आने के बाद एक मार्क्स कलेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जो टीचर्स है वो हमको यहाँ पे ऐसे फ्री में मार्क्स नहीं देते। देखो पूरा ये दिया हुआ है। उसके बाद ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री अगर तुम पढ़ोगे, हिस्ट्री में इतने लोगों ने अलग अलग इवेंट्स किए,
वो अलग अलग इवेंट्स की डेट याद रखना, उस डेट में अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो मेरा पूरा आंसर काट दिया जाता है। और तुम्हें लगता है कि मैं पास क्यों नहीं होता, मैं पास इसीलिए नहीं होता क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा कठिन है। हम लोगों को एक एक वर्ड रटना पड़ता है, अगर हमने एक एक वर्ड नहीं रटा तो हमारे जो जो बोलते हैं ना शिक्षक है, वो हमको मार्क्स ही नहीं देते थे, वो हमारे पूरे पूरे मार्क्स ही काट देते थे। देखो आगे देखते हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, वो बोल रहे मेरे फेल होने पे मत जाओ, मैं जिस स्टैंडर्ड में हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बादशाहों का नाम याद रखना, उसके बाद अलग अलग जो कैरेक्टर्स है उनके नाम याद रखना, उनका लिखना, अगर एक भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो मेरे तो मार्क्स चले जाते थे। ज्योमेट्री मैंने बताया, ज्योमेट्री में अ ब ज की जगह अ ज ब भी हो जाता था, वो पूरे मार्क्स काट देते थे। मैंने जो एग्जाम्पल दिया, दाल बाटी रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, एक ही बात है, पर शिक्षकों को ये चीज़ समझ नहीं आती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोगों को अगर हिंदी में एक निबंध लिखने को दिया जाता था, समय की पाबंदी एक हमको निबंध लिखने को बोल रहे 4 पेज लिखो। आप ऑलरेडी निबंध लिखने को बोल रहे हो, समय की पाबंदी इतनी हमारे पास एग्जाम में पाबंदी होती है, बोलते हैं 4 पेज लिख के आओ, अगर हम 4 पेज लिखेंगे तो मार्क्स ही नहीं देते। इस तरह से हम लोगों के साथ होता है। तो तुमको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही पास नहीं हो पाता? क्योंकि मैं इसीलिए पास नहीं हो पाता क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे स्टैंडर्ड में स्कोर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेखक होता क्या है, जब ना बड़े भाई साहब उनको इतना सारा चीज़ें सुना रहे होते हैं कि हिस्ट्री ऐसा, ज्योग्राफी ऐसा, ये चीज़ ऐसा, वो चीज़ ऐसा, तब तक क्या होता है, स्कूल का टाइम हो जाता है। तो भाई लेखक बोलते हैं हाश, अगर अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ होता तो मैं तो जाता। फिर लेखक सोचते यार मैं तो फर्स्ट है तो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, अगर मैं फेल हो गया होता तो मेरी तो जान ही निकाल देते ये लोग। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। थर्ड पार्ट में ऐसा बोल रहा है, वापस इम्तिहान हुए, वापस बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई वापस अव्वल आ गया। बड़े भाई साहब के इस बार फेल होने पर वो रोने लग गए और छोटा भाई भी उनको देख के रोने लग गया। उनको थोड़ा सा दुख हुआ अपने बड़े भाई के लिए। छोटे भाई को लगा यार मैंने तो बिल्कुल मेहनत नहीं की थी तो भी मैं पास हो गया, तो भी मैं फर्स्ट आ गया। मेरे बड़े भाई ने इतना परिश्रम किया था, इतनी मेहनत की थी, तो भी वो पास नहीं हो पाए, ऐसा क्यों हुआ? तो हुआ क्या, फिर बाद में है ना छोटे भाई के मन में एक ख़राब फीलिंग आई कि यार अगर इस साल भी बड़े भाई फेल हो गए तो मैं और मेरे बड़े भाई सेम स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, उसके बाद तो वो मुझे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। फिर वो बोलते नहीं यार ऐसा फीलिंग मेरे को नहीं लाना चाहिए, अगर मैं फर्स्ट आ रहा हूँ ना तो मेरे बड़े भाई साहब की वजह से ही आ रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना डांटते हैं, मुझे इतना समझाते हैं, अगर वो नहीं होते तो मैं तो 1% भी नहीं पढ़ता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसा बोल रहे हैं, अब बड़े भाई साहब है ना थोड़े नरम पड़ गए थे, उनको ऐसा हो अब, और है ना प्लस लेखक के मन में भी ऐसा हो गया था कि अब बड़े भाई साहब मुझे शायद कुछ बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे भी तो वो ज़्यादा मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि अब हम लोगों में इतना डिफरेंस नहीं रहा। तो उसकी वजह से वो पूरे टाइम खेलते रहते थे। पहले जो बड़े भाई साहब उनको डांटते थे वो थोड़ी देर पढ़ लेते थे, जिस वजह से वो फर्स्ट भी आ जाते थे। अब उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, वो पूरे टाइम अब उनको है ना पतंगबाजी का एक अलग शौक चढ़ा था, पूरे टाइम पतंगबाजी करना, पतंग पकड़ना, इधर उधर भागते रहना। इस तरह से वो पूरे टाइम अपना टाइम वेस्ट करते थे और बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ ना, शाम के टाइम पे हॉस्टल से दूर है ना वो लोग है ना पतंग लूटने भाग रहे थे। वो सड़क के जो गवार लोग होते हैं ना उनके साथ है ना ये लेखक भी है ना पतंग पकड़ने भाग रहे थे। तो उस वजह से हुआ क्या ना, उस वजह से जब बीच में वो पतंग पकड़ने के लिए भाग रहे थे तो उनका तो ध्यान पूरे टाइम आकाश पे था, दैट इज स्काई पे था, और उन्होंने देखा ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा था वो तो आकाश के साथ उड़ रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो भाग रहे थे। सडनली उनका टकराव किससे हुआ? अपने बड़े भाई साहब से हुआ। बड़े भाई साहब ने उनका हाथ पकड़ा और उनको बोला कि तुमको पता है तुम 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तुम अपनी पोजीशन का कुछ तो ध्यान रखो। तुम्हें पता है बड़े बड़े लोगों ने 8th स्टैंडर्ड पास करने के बाद कितना कुछ हासिल कर दिया है, तुम ये पोजीशन पे आके इस पोजीशन को वेस्ट कैसे कर सकते हो? ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे 8th स्टैंडर्ड पास होने के बाद आप एक अच्छी पोजीशन हासिल कर पाते थे, पर तुम तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर उन्होंने उनको बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मन में ये जो भावना आई है ना कि अगले साल तो हम और आप बराबर आ जाएंगे, आपको मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आपको मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा, तो ये भावना अपने मन से निकाल दीजिए। भले आप मुझसे आगे भी बढ़ जाए, आप BA MBA कुछ भी कर लीजिए, तो भी मैं 5 साल आपसे उम्र में बड़ा रहूँगा, एक्सपीरियंस के मामले में मैं आपसे बड़ा रहूँगा, और आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अपनी मम्मी पापा का एग्जाम्पल दिया
कि मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, बट एक्सपीरियंस के टर्म्स में ना ही आप उनका टक्कर ले सकते ना ही मैं उनकी टक्कर ले सकता हूँ। आज अगर पापा हमको 1000 रुपये भेजते हैं, वो हमारे 22 तारीख तक ही ख़त्म हो जाते थे, पर हमारे पापा जब हमारे जितने थे तब उनको इतने पैसे दिए जाते थे, वो तो इनमें से भी कुछ सेव कर लेते थे। तो आप खुद समझिएगा, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। आप कितने भी बड़े हो जाइए, आपके ऊपर मेरा अधिकार हमेशा रहेगा, और आपके और मेरे बीच में जो 5 साल का जो डिस्टेंस है, वो अल्लाह भी मतलब भगवान भी उस डिस्टेंस को कम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बोला कि अब एक बात बताइए, उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम तो घबरा जाओगे, तुम तो फटाफट पापा को फ़ोन करोगे, अरे पापा मेरा भैया बीमार पड़ गए। पर एक बात समझिए, उसी की जगह अगर पापा होते तो वो फ़ोन किसी को नहीं करते, वो घबराते नहीं, वो उस सिचुएशन को हैंडल करने की ट्राई करते। तुम्हें तो सिचुएशंस हैंडल करना ही नहीं आता, तुम्हें एक्सपेंसेस कैसे हैंडल करते हैं वो भी नहीं आता, तुम्हें दुनियादारी की समझ ही नहीं है 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। सोचो अगर मैं नहीं होता तो तुम ये सब मैनेज किस तरह से करते। तो मेरा एक्सपीरियंस मेरी जगह है, भले तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ तो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो एज है, उसका तुम टक्कर नहीं ले सकते। जैसे कि मैं मेरे बाबूजी की एज के सामने कुछ भी नहीं हूँ, उनके एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरह से वो समझा रहे थे। जब लेखक को वो समझा रहे तो लेखक उनके सामने नतमस्तक हो गए, बोले कि हाँ, मेरे बड़े भाई साहब की जो विचार है, जो सोच है, वो बहुत सही है। मैं जो कर रहा था, मेरे अंदर जो घमंड आ गया था, वो बहुत ज़्यादा गलत है। एक्सपीरियंस का कोई टक्कर नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ, एक पतंग ऊपर से गई, तब है ना, अब सब लोग तो छोटे छोटे बच्चे थे, पर बड़े भाई साहब बड़े थे, तो उन्होंने वो पतंग को पकड़ा और वो पतंग को पकड़ के अपने हॉस्टल के टवर्ड्स दौड़ने लगे। ये लास्ट सीन ये बताता है कि भाई बड़े भाई साहब को ऐसा है कि उनको भी है ना पतंग पकड़ने का बहुत शौक था, पर बिकॉज वो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये सब में इन्वॉल्व हो गया ना, तो तू भी ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा, लेखक भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। और ये बिल्कुल भी बड़े भाई साहब नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पूरे टाइम पढ़ाई में मग्न रहते थे, ताकि वो अपने छोटे भाई के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। इस तरह से उन्होंने अपने छोटे भाई को गले लगाया और समझाया थोड़ा बहुत, और वो पतंग लेके अपने हॉस्टल के टूवर्ड्स दौड़ गए। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अपन लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।